नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकुंद मोहन टारगेट विथ मुकुंद के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज एक हम नई सब्जेक्ट लेके आए हैं आप लोगों के सामने, जो हर क्लास में 3 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये एनसीईआरटी 12 तक ही नहीं, बल्कि आने वाले जो कंपटीशन में, जैसे हम लोग टेट्स, एसएससी, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम जो देते हैं, उसमें भी हमारा ये पर्यावरण से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम पर्यावरण स्टार्ट करेंगे और ये सभी के लिए अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा हूँ मैं, पर्यावरण। ये जो पर्यावरण है ये हिंदी में हो गया। चलिए पहले मैं इसका हिंदी में आपको अर्थ समझाता हूँ। पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, परिधन आवरण। और ये जो परि लिया हुआ है वो लिया गया है, संस्कृत का एक शब्द है परितः। परितः मतलब जानते हैं चारों ओर, या परि मतलब चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, घिरा हुआ। आवरण का मतलब क्या होता है, घिरा हुआ। तो देखिए पर्यावरण का परिभाषा यहीं से निकल जाएगा आपको। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पर्यावरण में कहीं भी मानव शब्द यूज नहीं करेंगे। जहाँ भी आएगा परिभाषा बनाने के लिए, कोई भी चीज़ आएगा तो वहाँ हम जीव शब्द यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, जीव। अब देखिए परितः का, यहाँ से अगर हम परिभाषा निकालें तो जीव के चारों तरफ घिरा हुआ क्षेत्र जो हमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जीव के चारों ओर का वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो क्या कहलाएगा, पर्यावरण। अब बात करते हैं इसको इंग्लिश में, हम कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक शब्द है, इनवॉर्नर, एक फ्रेंच शब्द है। कौन सा शब्द है, फ्रेंच। इसी से बना है आपका इन्वायरमेंट। अब इन्वार्नर का मतलब होता क्या है, पास पड़ोस। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पास पड़ोस। जीव के पास पड़ोस का वह क्षेत्र जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो कहलाता है हमारा पर्यावरण। क्लियर है। दोनों परिभाषा मैंने आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी समझाने का कोशिश किया है। लिखने के लिए अगर चाहे तो बोलिएगा, लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरण में क्या बोला मैंने, जीव के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे हम कहते हैं पर्यावरण। आगे जो बात हम करेंगे वो करेंगे हम पर्यावरण के घटक के बारे में। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। आप लोग कहेंगे 2 होते हैं सर, जैविक घटक और अजैविक घटक। जी नहीं, बिल्कुल गलत। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक होते हैं आपका प्राकृतिक और एक होते हैं मानव निर्मित। एक होते हैं प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। देखिए प्राकृतिक का मतलब जो चीज़ें हमने नहीं बनाया और वो हमारे काम की चीज़ है। जो चीज़ हम, जैसे नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब क्या हमने बनाए हैं, मतलब हमने नहीं बनाए ना, ये सब प्रकृति के अंदर हो गया। और मानव निर्मित, जो मानव ने बनाया हो, जैसे आपका पंखा, कूलर, एसी जो भी हो, ये सब मानव ने बनाया। तो ये पर्यावरण के कितने घटक होंगे, 2 घटक। एक होगा प्राकृतिक और एक होगा मानव निर्मित। अब देखिएगा इसी प्राकृतिक में 2 तरह के होंगे घटक। प्राकृतिक में कितने तरह के घटक होंगे, 2 तरह के। एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक, जैविक का मतलब जिसमें जीव हो, और जीव किसमें होता है, जो सजीव हो, जिसमें प्राण हो।
जैविक का मतलब जो जीव हो, जिसमें प्राण हो, वो हो गया जीव। अब देखिए सजीव के बारे में एक आपको हमेशा एक अच्छा बात बता देते हैं, वो आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं 9th में या 10th में, तो वहाँ पे विज्ञान को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी को जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो यहाँ से आपको एक दो चीज़ मिल जाएगा, एक मिलेगा आपको वनस्पति विज्ञान और एक मिलेगा आपको जीव विज्ञान, मतलब जीव जंतु। आपको यहाँ से 2 चीज़ याद हो गया। एक चीज़ और होता है जैविक घटक में, इसको कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक। पहले वनस्पति में क्या क्या आ गया, पेड़ पौधे सारे आ गए, जीव जंतु में हम सब आ गए, जंतु में हम, जीव में हम लोग आ गए, जंतु में सारे जानवर आ गए। अपघटक, अपघटक का मतलब क्या होता है? अपघटक का मतलब होता है जो जैविक को अजैविक में बदल दे, जो जैविक को अजैविक में बदल दे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई चीज़ हम खा रहे हैं, जैसे सेब खा रहे हैं। चलिए आजकल आम का सीजन है, आम खा रहे हैं। अब आम का कुछ हिस्सा गिर गया नीचे, तो क्या वो ऐसे ही 2-3 साल 4-5 साल पड़ा रहता है? नहीं पड़ा रहता ना, वो मिट्टी में मिल जाता है, यानी वो अपघटक हो जाता है। वो क्या हो जाता है आपका? अपघटक। जैसे मानव शरीर है, जब इंसान मरता है तो उसका 5 तत्व क्या होते हैं? सब विलीन हो जाते हैं। अपघटक का मतलब यही होता है सब मिट्टी में मिल जाना, यानी अपघटक क्या हो गया? जो जैविक को अजैविक बना दे। अब अजैविक क्या होता है? जैसे जैविक सजीव होता है, वैसे अजैविक आप समझ लीजिए निर्जीव हो गया। अजैविक क्या हो गया आपका? निर्जीव हो गया। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि जो सजीव हुआ जैविक और जो निर्जीव हुआ अजैविक। अब अपघटक क्या हुआ? जो सजीव को निर्जीव में कन्वर्ट कर दे, बदल दे, वो कहलाएगा आपका अपघटक। क्या कहलाएगा वो? अपघटक। चलिए आगे, समझ में आया होगा बेहतर, नोट कर लीजिएगा परिभाषा वगैरह जो भी है। हो, इसमें जैविक में थोड़ा और आपको समझाना था कि जीव जंतु, ये तो आप समझिएगा जीव जंतु हो गया, अजैविक रह गया था समझाना आपको। अजैविक में देखिएगा हमने 2 टाइप के बनाए थे, एक बनाया था प्राकृतिक और एक बनाया था मानव निर्मित। अच्छा एक चीज़ बताइए, हमने अगर आपसे पूछा कि घोंसला होता है, जो पक्षी बनाता है घोंसला, वो जैविक है या अजैविक है? प्रकृति ने तो बनाया नहीं घोंसला, वो जैविक है या अजैविक है? देखिए इसीलिए मैंने कहा कि जीव जंतु, मानव निर्मित में भी हमने कहा मानव शब्द यूज नहीं करें, क्योंकि मानव घोंसला नहीं बनाया, जीव जंतु यूज करने का। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि पर्यावरण में मानव शब्द यूज नहीं होगा, इसमें सब जीव जंतु आ जाएंगे। अब इसमें मैंने आपको इसमें अभी जैविक समझाया था, थोड़ा सा अजैविक पे समझ लेंगे। अजैविक घटक, अजैविक का घटक का मतलब मैंने आपको बताया कि जो निर्जीव हो, क्या वो? निर्जीव हो। अब निर्जीव में भी क्या हो? देखिए निर्जीव का मतलब यहाँ पे हम प्राकृतिक वाले साइड पे है तो पहाड़, नदी, झील, समुद्र, रेगिस्तान, मरुस्थल, ये सब हो गए अजैविक। ये सब क्या हो जाएंगे? अजैविक। नदी, मरुस्थल, रेगिस्तान, मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे आपके अजैविक। चलिए आगे अब बात करेंगे, नाम सुना होगा आपने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और एक सुने होंगे आप जैव मंडल। इसमें एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलना
अपघटक का कार्य होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके एग्जामों में। अपघटक का कार्य होता है। अपघटक का काम ही होता है कि वो जैविक को अजैविक में कन्वर्ट कर दे। चलिए, स्थल मंडल क्या होता है, जल मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, मंडल क्या होता है। सुनिए, स्थल मंडल पृथ्वी पे जितने भी स्थान हैं, चाहे वो ऊंच नीच, ऊंचा, उबड़ खाबड़, रेगिस्तान, मरुस्थल, पहाड़ पर्वत जितने भी हैं, ये सब के सब क्या हो गए, स्थल मंडल। जल मंडल झील, नदी, सागर, समुद्र, जितने भी ये जलाशय वलाशय, कुआं, जितने भी जल हो, ये सारे आएंगे हमारे जल मंडल के अंतर्गत में। वायुमंडल जितने भी एक जो आपको पारदर्शी गैसीय आवरण का पूरा जो ब्रह्मांड में दिखता है, ये सब किस में आ गए, वायुमंडल। अब बात आता है ये जैव मंडल। जैव मंडल के लिए मैं आपको एक चित्र बना के समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं स्थल मंडल है, ये आपका जल मंडल है और ये आपका वायुमंडल है। ये हो गया आपका जैव मंडल। जैव मंडल, इसकी परिभाषा आप लिखिएगा, पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थल जल तथा वायु तीनों रूप से सम्मिलित हो, तीनों रूप से सम्मिलित हो, वो कहलाएगा आपका जैव मंडल। क्या कहलाएगा वो, जैव मंडल। अब जैव मंडल में तभी तो जीव जंतु का वास होगा। अब जैसे हमें रहने के लिए जगह चाहिए, सांस लेने के लिए वायु चाहिए, जल पीने के लिए पानी चाहिए, जब ये तीनों हमें मिलेगा तभी तो ये जैव मंडल विकसित होगा। और अब तो देखे होंगे कि पृथ्वी पर ही लोग, ये जीव जंतु ये वगैरह क्यों हैं, क्योंकि यही एक ऐसा जगह है जहाँ तीनों चीज़ उपलब्ध है। पीने के लिए जल मिल रहा है, सांस लेने के लिए वायु मिल रही है और रहने के लिए हमें स्थल मिल रहा है। तो जैव मंडल का परिभाषा क्या बोला मैंने, पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थल जल तथा वायु तीनों सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं, वो कहलाएगा आपका जैव मंडल। क्या कहलाएगा वो। अब एक चीज़ देखिएगा, 2-4 पॉइंट है, इसको भी नोट करवाते हैं आपको। जितनी भी पृथ्वी आप 100% है, तो पृथ्वी के कितने % भाग पर स्थल है और कितने % भाग पर जल है, बताइए। देखिए, स्थल मंडल का पृथ्वी पर 29% भाग है। कितना भाग है, 29% भाग। और जल मंडल का पृथ्वी पर 71%। कितना परसेंट कहा मैंने आपको, 70%। अब ये जो जल है, जैसे ये आपने कहीं ग्लोब देखा होगा स्कूल में, जब आप जाएंगे ऑफिस में तो प्रिंसिपल के टेबल पे एक ग्लोब होता है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा डायरेक्शन क्या होता है, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। तो ये उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये जो जल मंडल है, ये 71% जो जल है, इस 70% जल में भी सबसे ज़्यादा जल जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए इसे जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। चलिए एक पॉइंट और नोट करवाता हूँ मैं। 71% सर्वाधिक, यानी इस 71% में, यानी जो ये जल पाया गया वो 71%, अब तो हमारे लिए वो 100% हुआ ना। हमारे पास जल जो चीज़ होता है उसे 100 मान लेते हैं, तो जितना जल की मात्रा हुआ वो 100% माने, तो 71% सर्वाधिक
में 81% जल दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, इसीलिए इसे जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अब अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा इकोलॉजी। इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। एक तो है पारिस्थितिकी और एक होगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होगी? पृथ्वी पर रहने वाले जीव, दिखाई दे रहा है? पृथ्वी पर रहने वाले जीव व वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जीव व वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहते हैं। आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस सबसे पहले एक थे वैज्ञानिक, इनका नाम था अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द दिया। सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द दिया। इसके बाद जो शब्द आता है वो आता है इकोसिस्टम। जब इकोलॉजी के बाद अगला जो वर्ड आता है वो होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र को। इसका जो है सबसे पहले एजी टांसले ने दिया था। किसने दिया था? एजी टांसले ने। देखिएगा ध्यान से थोड़ा, अगला जो हमारा होगा वो होगा पारितंत्र या इसको पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं या परितंत्र। अगला जो है हमारा वो है इकोसिस्टम। इसको हम पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। इकोसिस्टम में क्या है कि सबसे पहले तो एजी टांसले ने दिया। एजी टांसले साहब ने दिया, यानी इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया हमें? एजी टांसले साहब ने। इसके अलावा इसकी जो परिभाषा होगी वह तंत्र, इकोसिस्टम वह तंत्र है जिसमें जैविक तथा अजैविक, वह तंत्र है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटकों में अंतर संबंध होते हैं। अंतर संबंध मतलब जैविक और अजैविक में क्या होते हैं? इनमें परस्पर संबंध होते हैं। ये है आपका इकोसिस्टम। इसी में इसके बाद आपका अभी तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया, अब इसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम इसके अगले पार्ट को लेके नेक्स्ट यानी कल उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और इसे एजुकेशनल वीडियो में प्लीज़, एजुकेशनल ग्रुप में इसे प्लीज़ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेट हो और हम भी आपके प्रति पूरे लगन, श्रद्धा और ईमानदारी से आपको पढ़ाएं ताकि आपको भी बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो। जय हिंद।